ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिस्क क्या होती है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 3,0,0, बी 0,4,0, सी 3,4,0 and D 3,4, -6. Due to infinitely long linear charge, due to infinitely long linear charge of linear charge density lambda kept along z-axis, kept along z-axis. तो क्या सिचुएशन है? लेट्स से दिस इज आवर z एक्सिस, ये z एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन कुछ ऐसा होगा, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, so this is x axis and this is y axis। और उसने पूछा है बताओ a पॉइंट पर इस लीनियर चार्ज जो कि इनफाइनाइट है और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसकी वजह से a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। a पॉइंट कहाँ पर है? 3,0,0 यानी कि यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर ही है इससे, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? k लैम्डा बाय x, x क्या है यहाँ पर 3, sin θ1 दैट इज 90, दूसरा भी 90, तो 2 आ जाएगा, 2k लैम्डा बाय 3 और डायरेक्शन इस तरफ यानी कि आई कैप। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 0,4,0, 0,4,0 किधर है? ये y एक्सिस पर, इधर पे, तो इधर किधर होगा? इसका हो जाएगा 2k लैम्डा बाय 4 और डायरेक्शन j कैप। समझ में आ रहा है? अब इस पर आ जाते हैं 3,4,0, तो 3,4 तो यानी कि 3 तो x में और 4 y में, इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं पे होगा। ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की? दिस पॉइंट सी 5, और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन थोड़ा सा x में थोड़ा सा y में, वो ये ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर होगा 2k लैम्डा बाय 5 और जो वेक्टर होगा वो होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 25। ये समझ में आया यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? ठीक है, फिर डी का आंसर, डी में क्या है? 3,4, -6, तो 3,4, -6 यानी कि z में भी है ये थोड़ा सा, है ना? ये पॉइंट डी है 3,4, -6। तो इस -6 से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या ये बात समझ में आ रही? क्योंकि डिस्टेंस तो यही लेना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 5 यूनिट्स ही है। आ रही बस समझ? मतलब ये पॉइंट यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं भी होता है, तो इनफाइनाइट उसके लिए भी। तो इसका भी आंसर एग्जैक्टली यही होगा। सो इट विल बी 2k लैम्डा बाय 5, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नोट कर लो इसको।
एक पॉइंट रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूसी का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो इसके लिए लाइक से ये मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू में बनाई है रिंग, और इसकी वजह से यहाँ x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वो होता था KQX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ना, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, अच्छा मान लो ये रिंग ऐसी रखी हुई है, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज केप्ट। तो हमने जो देखा था ना, ये साइड व्यू है, इसको सामने से देख रहे हैं, हमने जो देखा था वो इसकी एक्सिस पे रखी हुई, एक्सिस पे कोई पॉइंट था उस पर देखा था। अगर कोई बोले कि भाई इधर ही बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट है ये रिंग के प्लेन में ही है, फिर क्या करेंगे? तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर इसका चार्ज Q है तो ये जो भी जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर्कुलर। और इसी प्लेन में अगर हम इसको देखें, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x और इसकी रेडियस है r, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? मैथमेटिकल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कंसीडरिंग हियर इज द सेंटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है, लेट्स से इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज x फॉर अ पॉइंट चार्ज, इट इज 1/x स्क्वायर। ठीक है, y में है तो 1/y स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये 1/x स्क्वायर का फंक्शन है और ये x स्क्वायर और y स्क्वायर का फंक्शन है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है उसको कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं इसके सेंटर पे और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? K, लेट्स से इसका चार्ज Q है रिंग का, KQ/x स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये बात मैंने क्यों बताई? ये बात मैंने इसलिए बताई कि हमें याद रहे कि ये एक्सिस पे फाइंड करने का फॉर्मूला है। जस्ट अगर प्लेन पे ही इस रिंग, जिस प्लेन में ये रिंग प्लेस्ड है, उसी प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो फिर तो हमें चार्ज को कॉन्सेंट्रेटेड मानना है सेंटर पे, फिर आंसर लिख देना है। ठीक है, अच्छा इधर पे अंदर हो अगर ये पॉइंट, मतलब जैसे मैंने ये जानबूझकर पॉइंट बाहर लिया है, अगर ये पॉइंट रिंग के अंदर हो, उसी प्लेन में रिंग के अंदर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्या क्या? बिल्कुल सेंटर पे तो जीरो होगी, और अगर यहां पर भी है तब भी जीरो होगी इनसाइड। इस बात को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, एक गॉस लॉ पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो वहां से पता चलेगा कि अगर मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है लेकिन समझ सकते हैं। ऐसे ही समझना है इसको, तो इसको ऐसे इस तरीके से समझो कि लाइक से मैंने जो पॉइंट कंसीडर किया है वो यहां पर है। तो मान लो दो टाइप के चार्जेस हैं, एक थोड़ा सा जो इसके पास है और एक थोड़ा सा जो इससे दूर है। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज मैंने मार्क किया है ये इस पॉइंट से थोड़ा दूर है लेकिन उसका कंटेंट ज्यादा है। थोड़ा सा दूर है लेकिन कंटेंट ज्यादा, इतना बड़ा चार्ज है ये। और ये वाला जो चार्ज है ये पास है लेकिन इसका कंटेंट कम है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को ऐसे कंपनसेट कर देते हैं कि कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। अच्छा, अंदर किस पॉइंट पे बोलो ना, उसी प्लेन में होना चाहिए। अगर बाहर हो जाए तो फिर वो नहीं लगेगा, पता नहीं क्या लगेगा फिर। तो अगर बाहर है तो फिर एक्सिस पे होना चाहिए तभी वो लगेगा। ये तो एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस जो सेंटर से गुजर रही है वो यहां पर है। ठीक है, अच्छा
तो ये हो गई कि अगर एक्सिस पे नहीं पॉइंट बट उसी प्लेन में पॉइंट है तब क्या करना है। अच्छा, एक अप्रोक्सीमेशन अपन जो देखते हैं इस फॉर्मूले के लिए, अगर x बहुत छोटा हो जाए, इफ x इज वेरी 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 स्मॉल, तो अगर x बहुत छोटा है, इफ इट इज वेरी स्मॉल, इट्स नॉट जीरो, जीरो में तो फिर आंसर जीरो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बट इफ x इज वेरी स्मॉल देन r, है ना, ये अप्रोक्सीमेशन अपन देख रहे हैं इस फॉर्मूले में। तो इसको हम इसके टर्म्स में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। So what's that? E will be kqx divided by r cube, ठीक है। तो अगर x बहुत छोटा है r से, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है x से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। ग्राफ तो याद है ही हमें, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो ये लीनियर बन रही शुरुआत में, वहां से जस्टिफाइड है ये। तो कहने का क्या मतलब कि अगर x बहुत छोटा है तो देखो ये स्ट्रेट लाइन जैसी बन रही है शुरुआत में, फिर टर्न ले रही है, फिर कर्व्ड हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये x है। तो यहाँ शुरुआत वाले रीजन में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जैसा दिख रहा है, और वो मैथमेटिकली भी जस्टिफाइड है। एक दूसरा अप्रोक्सीमेशन देखते हैं कि इफ x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन r, यदि x बहुत ज्यादा दूर है रिंग के सेंटर से, तो फिर क्या अप्रोक्सीमेशन होगा। यहाँ पर हम r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं x के कंपैरेटिव, r स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू x स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k q x अपॉन x क्यूब, यानी कि k q x मतलब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब अगर x काफी ज्यादा बड़ा है r से, तो वो रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और ग्राफ कैसा बनता था उसका, अगर बहुत ज्यादा दूर है तो 1/x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, 1/x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और ये देखो मैच हो रहा है, अगर 1/x स्क्वायर इसी पे बनाते हैं हम तो कुछ ऐसा बनता। तो बहुत ज्यादा दूरी पर वो मैच हो रहा है। सो हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेशन से हमें समझ में आ रहा है। तो मतलब यहां पे क्या कह सकते हैं, इट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, इट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज when x is very very much greater than r। अच्छा, डिस्क का जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा था, उसको भी रिवाइज करते हैं। तो नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क उसकी एक्सिस पर, ठीक है। दिस इज डिस्क, उसके पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी एक्सिस पर लेट से x दूरी पर जो हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, वो कुछ इस तरीके से लिखते थे। बताओ याद है क्या, देख के बताओ।
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी लिखी थी हमने, अपने अपने नोट्स पलटा और देखो उसमें। ये जो x था इसको z माना था हमने, है ना, तो बस x की जगह z लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में सॉल्व किया? नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म में नहीं। वो रिंग एलिमेंट माना था कि ये बहुत सारी रिंग से मिलकर बना है, और क्योंकि इस वाले डायरेक्शन को x मान लिया था इसलिए इसे z लिख दिया था, लेकिन इसमें इसको x माना है तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो ये सही है। तो इसको मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा, और ये याद रखने वाले फॉर्म में नहीं है, इसको याद रखने वाले फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो k की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 1/4/ε0। सो व्हाट इट विल बी 2/4/ε0, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर पाई। ठीक है, अब गौर से देखो, यहाँ तो 1 है, 1 माइनस ये x है और ये x² + r² है, तो इधर पे फोकस करो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज x एंड दिस इज x² + r² का रूट। दिस इज r। सो इफ दिस इज थीटा, है ना, अगर इस एंगल को मैंने थीटा डिफाइन कर दिया तो ये चीज क्या लिखी हुई है? cos थीटा। सो दिस इज cos थीटा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। इधर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो σ/2ε0 फाइनली व्हाट इट इज? σ/2ε0 1 minus cos theta, where we have defined theta as this angle. ठीक है, तो अगर इसमें देखें वैल्यूज डिफरेंट केसेस के लिए कि अगर x इज वेरी वेरी मच लेस देन r, अगर x बहुत छोटा है r से, तब क्या होगा? x बहुत छोटा है r से मतलब बहुत करीब, बहुत करीब यानी कि थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को या 90 को? आराम से सोचो, बहुत पास है, थीटा बढ़ता ही जाएगा, 90 को अप्रोच कर जाए। सो थीटा विल बी अप्रोचिंग 90 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन में cos 90 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो? σ/2ε0 1 minus 0। So electric field will be σ/2ε0। ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस, if x is very very much greater than r, x बहुत बड़ा है r से, तब क्या होगा? तो cos थीटा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी विल बी अप्रोचिंग 0। ठीक है, लेकिन किस रफ्तार, किस x के किस वेरिएशन से रीच कर रही होगी? तो इस ग्राफ को, इसको देखो, अगर यहां पर x बहुत छोटा है तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो अगेन यहां से भी 0 को ही हो जाएगा। ठीक है, 0 ही समझ लो इसको। मतलब अगर इसको एल्जेब्रिकली भी देखें तो x अगर बहुत बड़ा है r² से, तो ये r² ड्रॉप हो जाएगा और रूट x² x में तो x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 minus 1 0 ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट।
इनफाइनाइट शीट का मतलब हर तरफ प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो हर तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शीट है तो प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लेट्स से द प्लेनर चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा इनफाइनाइट बड़ा चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो तो ऐसे पैरेलल निकल रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी पैरेलल निकल रही है, एक तरफ इस तरफ और दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन। और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या बताया था, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, हमेशा वैल्यू सेम है। यहां भी सेम है, यहां भी ई सेम है, यहां भी ई सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, एक्स वैक्स से कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चाहे एक्स कुछ भी हो उसकी वैल्यू वही रहनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां भी ई रहनी है, 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 हर जगह ई रहनी है, ठीक। तो इसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि एक डिस्क की तरह है, जो हमने अभी डिस्क देखी थी, बट वो डिस्क एक बहुत बड़े साइज की है। इट इज लाइक अ इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क। यही बात समझ में आ रही है। और अगर इसको हमने इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क मान लिया तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डिस्क क्या होता था उसकी एक्सिस पर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो अगर ये शीट इनफाइनाइट डिस्क की तरह है so that means r is very very much less than x। इसका मतलब इस उल्टा बोल दिया मैंने, x is very very much less than r, मतलब फिर उल्टा बोल दिया, r is very very much less than greater than x, मतलब सही बोला था मैंने लेकिन अब लिखा सही है। तो रेडियस उस डिस्क का इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ा। तो इसका मतलब इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इसको ड्रॉप करके इधर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या बनेगा, जीरो। मतलब जीरो मतलब ये वाली चीज ओवरऑल जीरो बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इनफाइनाइट शीट इनफैक्ट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें याद रखना है। तो लिखो इसमें, इट इज लाइक अ डिस्क ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, it is like a disk of infinite radius, it is like a disk of infinite radius। तो कुल मिला के हमें याद रखना है शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और अगर हमें ये शीट है, ऐसे देख रहे हैं इसको, इफ दिस इज अ शीट चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, इनफाइनाइट वायर की तरह, वायर नहीं मतलब कि ये तो बना नहीं सकते ना हम। अगर साइड से टॉप से इसको इधर से देखेंगे, इस बोर्ड को मैं ऐसे देखूंगा तो लाइन दिखेगी ना, इस बोर्ड को अगर मैं इधर जाके देखूंगा तो एक लाइन दिखेगी। वैसे ये बोर्ड है, आ रही बात समझ, मतलब इसको देख, ये शीट है, ऐसे देखो इसको, एक लाइन सी दिख रही है एकदम एग्जैक्ट ऐसी लाइन, तो इसका प्रोजेक्शन है, ये शीट है, दिस इज इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इसको सामने से देखोगे तो बोर्ड की तरह दिखेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल होगी, यूनिफॉर्म होगी दोनों तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है इसे।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से ये इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइटली चार्ज शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। लाइन नहीं है, ये शीट है, ठीक है, दिस इज द शीट, और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पर हमने एक नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब यानी प्लेन के साथ थीटा एंगल पर, ठीक है। और जो ये नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है -q। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करो, मान के चलो कि इसका मास नेग्लिजिबल है, तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का मोशन करेगा। और ये बताने के बाद कि वापस ये अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब लौट के वापस आएगा तो उसकी पूरी फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है। सो लिखो नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, maximum height and horizontal range, and horizontal range। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो काम ग्रेविटी कर रहा था, जी कर रहा था, यहां पे क्या कौन करेगा वो काम? फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस शीट। तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? सबसे पहले ये सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इस पर नीचे की साइड। नीचे क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो वो फोर्स होगा दिस Q इंटू E। E इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फोर्स। और अगर फोर्स ये है तो नीचे की साइड एक्सीलरेशन मिल जाएगा। सो जो नीचे की साइड एक्सीलरेशन है उसको बोल देते हैं जी। वैसे जी नहीं है वो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, बट जी का काम तो वही करने वाला है। तो जी क्या हो जाएगा? m फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। तो g का काम ये करेगा, है ना। इसका मास भी दिया हुआ है, मास इज गिवन एज m। अब बाकी ये फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, नहीं मालूम है तो डिराइव कर लेंगे। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय g। तो अब g का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो, तो लिख दो 2u साइन थीटा बाय q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 4 हो जाएगा, और फिर एप्सिलॉन नॉट m, एप्सिलॉन नॉट m। ये हो गया भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और g का काम कर रहा है वो, तो q सिग्मा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट m। और हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो ये हो गया अपना u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय दिस, तो q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m। ये आंसर्स होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक लार्ज शीट है, दिस इज अ वेरी लार्ज शीट जिसका एरिया बहुत बड़ा है, दैट इज ए इज द एरिया ऑफ दिस शीट। ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड होंगे इसके, ये शीट है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जो चार्ज है दैट इज Q1, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चार्ज है दैट इज Q1, और राइट हैंड साइड वाला जो चार्ज है दैट इज Q2। एक साइड चार्ज Q1 है, दूसरे साइड चार्ज Q2 है। ठीक है, और दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है यहां पर A और दूसरा पॉइंट है यहां पर B। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A एंड B। A और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इनफाइनाइट मान सकते हैं क्योंकि लार्ज दिया हुआ है। ए पर हाँ Q1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, केवल यही। हाँ हाँ, पर इस तरफ दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ही एक तरफ भेज देंगे। तो देखो कुल मिला के ये क्वेश्चन कैसा हो गया, कुल मिलाकर यहाँ पर दो शीट्स रखी हुई हैं, एक शीट ये और दूसरी शीट ये। आ रही बात समझ में? तो अगर उनका सिग्मा पता चल जाए, एक शीट ये और दूसरी शीट ये, तो अगर इनका सिग्मा पता चल जाए तो हम आंसर लिख देंगे। तो सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज इज Q1, तो Q1 बाय A, और सिग्मा 2 क्या है, Q2 बाय A। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले शीट की वजह से भी आएगी और दूसरे वाले की वजह से भी आएगी। E1 बोल देते हैं पहले वाले की वजह से और E2 बोल देते हैं दूसरे वाले की वजह से, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं तो इधर भेज रहा होगा इस साइड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर केवल एक ही शीट होती तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती, बताओ? हाँ, इसकी तरफ, और यहां पर किधर होती, इसकी तरफ। अच्छा, अब एक और शीट आ जाए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब इसकी वजह से यहां किधर होगी, इधर ही होगी, और यहां पर भी इधर ही होगी। अगर ये नेगेटिव होता तब फिर उल्टा काम होता, दोनों ही पॉजिटिव है। अरे बस हो, तो यहां पर बी पर आ जाते हैं। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी इस तरफ होगी और E2 भी इस तरफ होगी। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज E1 प्लस E2 एंड द डायरेक्शन इज इस तरफ, जो कि हो जाएगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और A इस तरफ। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज सेम मैग्नीट्यूड Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, और किस तरफ, इस तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताया गया है कि चार्ज इस पर जितना भी हो टोटल, दैट डिवाइडेड बाय एरिया करना है, तो सिग्मा निकाल लो और फिर वही फॉर्मूला लगा दो। तो
कुल मिला के हमें इस इलस्ट्रेशन से ये याद रखना है, नोट करके लिखो, फॉर शीट, फॉर इनफाइनाइटली लार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q net डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। यानी कि जो सिग्मा कैलकुलेट करना है उसमें पूरा चार्ज कंसीडर कर लो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो चाहे राइट हैंड साइड वाला हो, पूरा कंसीडर करके निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3 लार्ज शीट्स हैं, 3 लार्ज शीट्स, ईच ऑफ एरिया A, ईच ऑफ एरिया A, ठीक है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इस पर जो चार्ज है टोटल वो है Q, इस पर जो चार्ज है टोटल वो है -2Q और इस पर जो चार्ज है टोटल दैट इज 3Q। और 4 पॉइंट्स है A, B, C और D। So we have to find electric fields at point A, B, C and D. Find electric fields. Find electric fields at points A, B, C, D. A, B, C, D पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताओ। तो यहाँ पे नेगेटिव भी है कोई चार्ज, तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, इसको बोल देते हैं शीट नंबर 1, इसका सिग्मा 1 हो जाएगा Q/A। इसको बोल देते हैं शीट नंबर 2, तो इसका सिग्मा 2 हो जाएगा 2Q/A। इसको बोल देते हैं सिग्मा 3, इसका हो जाएगा 3Q/A। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम सोच लेंगे। अब A पर फोकस करो। A पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की वजह से किस तरफ होगी? इस तरफ, तो E1 इज दिस साइड। दूसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? इस तरफ, क्योंकि वो दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है, तो E2 इज दिस साइड और नॉट E3 बट E2। और तीसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? वो पॉजिटिव है, यानी कि इस साइड, तो ये हो गया E3। ठीक है, इसका मतलब जो आंसर लिखेंगे हम वो लिखेंगे E1 प्लस E3 माइनस E2 A पर। अब B पर आ जाओ। B पॉइंट पर पहले वाले शीट की वजह से किधर होगी? पहले वाले शीट की वजह से इस तरफ E1, क्योंकि वो पॉजिटिव है। दूसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है ना, आराम से। इसकी वजह से किधर होगी? E2, उसी डायरेक्शन में अट्रैक्टिव। और E3 इस तरफ। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। तीसरे पॉइंट पर, C पॉइंट पर पहले वाले की वजह से किस तरफ होगी? इस तरफ E1। दूसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? लेफ्ट हैंड साइड E2। और तीसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? लेफ्ट हैंड साइड E3। चौथे पॉइंट D पॉइंट पर पहले वाले की वजह से किस तरफ होगी? राइट हैंड साइड, तो ये हो गया E1। दूसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? लेफ्ट हैंड साइड E2। और तीसरे वाले की वजह से किस तरफ होगी? राइट हैंड साइड, यानी कि E3। तो आंसर लिख देते हैं अब। So E at point A will be E1 plus E3 minus E2 और प्लस जिसको माना है यानी कि उसके डायरेक्शन को
डोमिनेटिंगली माना है हमने, यानी कि इस तरह। ठीक है, सॉल्व करके लिखो यहाँ पे। बी पॉइंट पर E1 प्लस E2 माइनस E3, E1 प्लस E2 माइनस E3, और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है? इस वाले को। फिर C पर E2 प्लस E3 माइनस E1, E2 प्लस E3 माइनस E1, और किस वाले को पॉजिटिव माना है? इस वाले को, यानी कि इस तरफ। ठीक है, ED यहां लिख देते हैं। ED E3 प्लस E1 माइनस E2, E3 प्लस E1 माइनस E2, और किस वाले को पॉजिटिव माना है? E3 वाले को, तो इस तरफ। इनको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। तो E1 इज Q बाई ए, सिग्मा इज देयर Q बाई ए। तो देखना Q बाई ए, ये तो सिग्मा हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, प्लस E3 इज 3Q, तो 3Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2। अब डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ माइनस में चिपका देना, डायरेक्शन तो अपने दिमाग से कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना है इसका, 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व कर दो, 1/2, 3/2 माइनस 2/2, तो 1 और 3 4, 4 माइनस 2 2, एंड 2/2 इज 1, तो इफेक्टिवली दिस इज Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। किस तरफ? इस तरफ। कुल मिला के देखो, इसी के कोफिशिएंट आने हैं, कोफिशिएंट ही देख लेते हैं। E1 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1/2। E2 का कोफिशिएंट क्या होगा? 2/2, यानी कि 1, और E3 का कोफिशिएंट क्या होगा? 3/2। ये आना है आंसर। ठीक है, हाँ। E1 और E3 का डायरेक्शन सेम कैसे लिख दिया? हम मिट गया ना वो, यहाँ पे क्या था भूल गए फिर से। E1 और E3 इस तरफ आएगा और E2 इस तरफ आएगा, इस वजह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फटाफट कर दो अब इसको, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, so that is 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो रही है। उसके बाद तीसरा E2 प्लस E3, E2 यानी कि 2/2, E3 यानी कि 3/2, एंड माइनस E1 यानी कि 1/2। तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 4, 4/2 2, so this is 2A एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और किस तरफ? इस तरफ। D में ये E3 यानी कि 3/2 प्लस E1 यानी कि 1/2 और E2 यानी कि 2/2, सो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, 2/2 1, यानी कि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का क्या मतलब होता है? खोखला है अंदर से, ठीक है। इसका मतलब कोई स्फेरिकल शेल होगी। अच्छा ये रिंग नहीं है ना, ये 3 डायमेंशनल, रिंग तो 2 डायमेंशनल होती है, स्फेरिकल शेल 3 डायमेंशनल। और इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताओ वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है या वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है या लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया वाइज है ना, क्योंकि सरफेस एरिया पर ही तो चार्ज। तो सिग्मा क्या लिखेंगे इसके लिए? टोटल चार्ज, लेट्स से इस पे चार्ज टोटल और क्यू है, और टोटल कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 4πr²। अगर इसका रेडियस r है, ये बात समझ में आ रही? क्या बात कही गई? सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। वॉल्यूम वाइज नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, एरिया वाइज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन 3 डायमेंशन की बस सरफेस पर ही चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन सिग्मा बोल देते हैं। नहीं, ये मान के चल लो कि पूरा वो सरफेस अंदर बाहर दोनों मिला के क्यों है वो, और वो एकदम पतली सरफेस है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद अपन कंडक्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस में से आउटर सरफेस पे ही हो सकता है चार्ज। तो इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है तुमने। लेकिन अभी के लिए जो केस देख रहे हैं अपन, उसमें तो मान लिया हमने कि बाहर और अंदर दोनों मिला के क्यों है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, ठीक है। तो अंदर क्या होगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इंट्यूटिवली बताओ। 0। अंदर भी 0 रहेगी, क्योंकि वो रिंग के अंदर अगर देखी तो ये तो 3 डायमेंशनल है, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो फॉर लेट्स से हम x दूरी पर, है ना, x कहां से नाप रहे हैं? इसके सेंटर से। सो व्हेन x इज लेस देन r, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, यानी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। और अगर x बाहर हो जाए, अगर जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो रेडियस से बाहर हो जाए, इसका मतलब फॉर x ग्रेटर देन r, तब क्या होगा? तब इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं सेम लॉजिक से, क्योंकि अगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है स्फीयर, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x² + y² + z² इज इक्वल टू सम रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर भी वेरिएशन जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 में। तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, वी कैन कंसीडर द एंटायर स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज कैप्ट एट द सेंटर ऑफ इट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी फिर? kq/x², दैट्स इट। तो ये आउटसाइड। एंड ऑन द स्फीयर, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली r है, तब भी हम ये कंसीडर करेंगे, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह जो कि सेंटर पे कैप्ट है। तो इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो अच्छे से ग्राफ बनाएंगे इसका। यहां पे मिटा देता हूं। So this is the sphere, this is the center and this is the variation of x। इसको मैं यहाँ पे नीचे एक्सिस बना देता हूँ उसकी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ x, ये x वेरी कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। तो जब x की वैल्यू r है, जब तक, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। x इज लेस देन r, e की वैल्यू क्या है? 0। यानी कि अगर ये x इक्वल टू r है तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ तक वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 0। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ।
फिर x इक्वल टू आर और उसके बियॉन्ड, है ना, तो अचानक से वैल्यू बढ़ जाएगी। ये यहां पे नॉट टेकन, ये इंक्लूडेड नहीं है। और वैल्यू टेकन क्या होगी, ये वाली, एंड दैट वैल्यू विल बी एक्स के आर रख दो इसमें, सो दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद वैल्यू एक्स स्क्वायर से घट रही है, एक्सपोनेंशियल नहीं, 1/x² से गिरती हुई। एक्सपोनेंशियल तो e की पावर माइनस एक्स होता तब होता, तो ये 1/x² से गिरती हुई होगी ना। तो ग्राफ कैसा है, ऐसा फिर ऐसा। हेयर द वेरिएशन इज e is inversely proportional to x² and here e is 0। ये डायग्राम याद रहेगा, इजी है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। वी हैव अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज on a non-conducting shell. So this is uniformly charged non-conducting shell. Uniformly charged non-conducting shell. Uniformly charged non-conducting shell जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज इस पर क्यू है। इससे स्मॉल आर की दूरी पर, इसके सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू। इट इज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोर्स ऑन शेल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फाइंड फोर्स ऑन शेल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कैसे करें? इसको पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो इस पर फोर्स आ जाएगा इसकी वजह से, और जो फोर्स इस पर इसकी वजह से है वही फोर्स इस पर इसकी वजह से होगा, एक्शन रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसकी वजह से, यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू ये वाला होगा, है ना, और किस तरफ, इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर क्यू पॉजिटिव है, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव मान लेते हैं, तो फोर्स भी इस तरफ आ जाएगा, और दैट फोर्स इज के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज, इफ दिस इज आर, अगर ये आर वेक्टर है, the direction is along the r vector, and what is this? This is force on point charge due to shell. इसका मतलब force on shell due to point charge will be opposite of this thing, यानी कि k q q divided by r square and in the direction of opposite to the direction of r vector. आ रही है बात समझ में? नोट कर लो इसको। हाँ, इधर मान लिया इस तरफ, तो इस पर जो फोर्स होगा वो आर के अपोजिट होगा। हाँ, इस चार्ज पे फोर्स इसकी वजह से किधर होगा, उस तरफ, आर के अलोंग। और इस पर चार्ज इस पर फोर्स किस तरफ होगा, आर से अपोजिट, इस वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिस पर चार्ज क्यू है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। ये इसका सेंटर है, सेंटर को बोल दिया सी, और एक रैंडम पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे ए, और इसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। जो सेंटर है उसको सी बोला है, एक रैंडम पॉइंट है ए, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। सो इट इज अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, नॉन कंडक्टिंग uniformly charged shell। तो फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट Q, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q कैप्ट एट पॉइंट C। जो चार्ज Q है उसको सेंटर पे रखा गया है, तो उस पर फोर्स निकालना है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट A एंड पॉइंट B। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q which is kept at C, electric field at point A and electric field at point B। सेंटर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज ऑल्सो 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, तो इसको ऐसे लिख देंगे KQ बाय CB, इसको CB वेक्टर बोल देते हैं। तो CB का स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज CB कैप, या ऐसा कर देते हैं CB वेक्टर और डिवाइडेड बाय CB क्यूब। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ करी है हमने? एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A हमने 0 लिख दिया, तो ये तो भूल ही गए हम कि यहां पे भी एक चार्ज रखा हुआ है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों कंसीडर करना है, केवल शेल की वजह से ही नहीं आएगा, उसकी वजह से भी। तो ये गलत है, इसको करेक्ट करो। अरे सॉरी, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, ये गड़बड़ है, और ये भी गड़बड़। क्या गड़बड़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A केवल पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा, दैट विल बी KQ अपॉन CA वेक्टर का क्यूब, उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और CA वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू KQ प्लस Q, क्योंकि अब आउटसाइड है पॉइंट, तो स्फेरिकल शेल के चार्ज को भी हम सेंटर पे मान सकते हैं। वो पॉइंट चार्ज स्मॉल q तो सेंटर पे है ही, डिवाइडेड बाय CB क्यूब एंड CB वेक्टर। तो ये मिस्टेक समझ में आ रही है, ध्यान रखना है ना। ऐसे नहीं फ्लो में जय श्री राम बोलते हुए भूल गए कि बाकी और दुनियादारी में और चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर है दोनों का, ठीक है।
एक की रेडियस है r1 और अगले की रेडियस है r2। एक शेल पर इनसाइड वाले पर चार्ज है q1 और आउटसाइड शेल पर चार्ज है q2। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x। हम नाप रहे हैं सेंटर से, जो ये सेंटर है कॉमन सेंटर, यहां से x नाप रहे हैं। सो फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन r1, सेकेंड when x is between r1 and r2। ठीक है, एक किसी पे इक्वालिटी लगा दो। एंड थर्ड when x is greater than equal to r2। तो पहले वाले का 0 होगा, दोनों स्फेरिकल शेल की वजह से 0 होगा। के Q1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के Q1 बाय R1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोला तुमने? हम्म तो पहले जो x है वो R1 से कम है, इसका मतलब विद इन द फर्स्ट स्फीयर, पहले स्फीयर के अंदर है, तो पहले स्फीयर की वजह से भी 0 और दूसरे की वजह से भी 0, तो पहले का तो आंसर हो गया 0, है ना, व्हेन x इज लेस देन R1। ठीक है, अच्छा, जब x R1 और R2 के बीच में है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तब दूसरे स्फीयर की वजह से तो 0 होनी है। पहले वाले की वजह से क्या आएगा? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के Q1 बाय एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट ये हो जाएगा के Q1 बाय एक्स स्क्वायर। और फिर जब x बड़ा है R2 से, तब तो दोनों के बाहर हो गया वो, यहां पे कहीं पे, तो दोनों ही पॉइंट चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। तो अगर x ये है तो इट विल बी के Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है वेरिएशन, तो बनाते हैं। तो नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कंटिन्यूएशन में, ड्रॉ ग्राफ ऑफ हाँ E वर्सेस X। ठीक है, तो दोनों शेल बना ली, एक शेल ये और दूसरी शेल ये, और इसके मुताबिक हमने हमारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू R1 एंड दिस इज x इक्वल्स टू R2। ये x एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है। ठीक है, तो इस पे बनाना है हमें वेरिएशन। तो देखो, जब तक x R1 से छोटा है तब तक तो 0, यहां से यहां तक 0। अचानक से R1 पर वैल्यू क्या अटेन कर लेगा? के Q1 बाय R1 स्क्वायर। तो लेट से वो यहां पे कहीं पे है, तो ये वैल्यू इज के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर से गिरेगा तो गिरेगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मार्क करना है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी के Q1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। एंड क्लियरली R1 इज लेस देन R2, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, दिख भी रहा है वो तो। ठीक है,
उसके बाद अचानक से R2 पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी K Q1 प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो ऑफकोर्स Q1 प्लस Q2 हो गया तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इससे ऊपर जाएगा या नहीं ये कैसे डिसाइड करें? ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू है ना R2 पर, वो वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू R2, our E will be coming as K Q1 Q2 divided by K Q1 plus Q2 divided by R2 स्क्वायर। तो देखना ये वाली वैल्यू Q1 प्लस Q2 न्यूमरेटर में ये भी बढ़ रहा है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे न्यूमरेटर में Q1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में बड़ी चीज है उससे, लेकिन डिनोमिनेटर में भी बड़ी चीज है। ठीक है, तो जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहेंगी हम कह नहीं सकते कि ये वाला पॉइंट इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना, जजमेंट नहीं कर सकते। तो एनीवेज मान लो कि ऑफकोर्स बराबर तो नहीं रहेगा, यहाँ पे कब मान लो बड़ा है, मान लो सपोज, और फिर उसके बाद वैल्यू घट जाएगी। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, दो स्फेरिकल शेल है, एक की रेडियस R1 है और उस पर चार्ज Q1 है, एक की रेडियस R2 है दूसरे वाले की और उस पर चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में, मतलब कि दोनों की पेरीफेरी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो x है। So you have to write force between these two. बताओ। बिल्कुल, तो K Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये x इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी नहीं है, जो हम लिखेंगे वो तो सेंटर के बीच की दूरी लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और ऐसा करके। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन कि जैसे ये तो दोनों बाहर थे, अगर ये एक दूसरे के अंदर होते, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, तो इन दोनों पे फोर्स कितना लगता? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? क्योंकि अगर बड़े वाले को देखो, बड़े वाले की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, यानी कि बड़ा वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? 0। तो छोटा वाला इस पर कितना लगा रहा होगा? 0, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो वो ये वाले में आंसर वो क्यों आ गया? क्योंकि दोनों एकदम बाहर थे। ऐसा कुछ केस आ जाए तो ओवरलैपिंग, मतलब मान के कि ये कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? पॉइंट चार्ज मान लेंगे और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो लेके कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड क्या होती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी हम पढ़ रहे हैं ये धीरे धीरे बल्क में याद नहीं रह पाएगा हमें कुछ अच्छे से, मतलब सब कंफ्यूजिंग होता है। वैसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा, लेकिन साथ में अगर क्वेश्चन करते जाओगे तो कभी भी आज से 2 महीने बाद भी जब हम और भी कुछ रैंडम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तब भी इसका बाइफर्केशन अच्छे से दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होमवर्क लिखो, solve questions related to electric field
ड्यू टू शेल, शीट, वायर और सब कुछ जो भी अभी तक पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।